सो इन सारी चीजों क्या हो चुकी है, मिनरल ओर्स गैंग क्या होते हैं, कौन कौन से ओर्स होते हैं, किन किन मेटल्स के ओर्स होते हैं, इन सब पे चर्चा कर चुके थे। टेबल को रट्टा मारने का कोई ट्रिक नहीं है यार, इसमें कोई ट्रिक नहीं है बेटा, मतलब ये याद करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम लॉजिक्स जरूर लगा सकते हो थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो चीज समझा देता हूँ। जैसे मान लो आइट लगा हुआ है, सो मैक्सिमम केसेज में जब आइट लगा होता है किसी ओर में, तो ये एक अंदाजा लग जाता है कि वो कहीं ना कहीं ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, सो इस तरह का ऑब्जर्वेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आइट लगा हो, कहीं पे पाइराइट लगा हो, तो पाइराइट से हमको पता चलता है मैक्सिमम टाइम्स कि भैया वो और जो होगा वो सल्फाइड होगा। ठीक है, तो एक आइडिया लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ये। तो इस तरह से आप कुछ कुछ लॉजिक्स लगा के आप याद रख सकते हो, बाकी याद करना ही है, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई। लास्ट क्लास में एक बड़ा सा टेबल भी हम लोगों ने देखा था, तो ये अपने पास टेबल है पूरा का पूरा, भैया किसका कौन कौन से और होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये भी बात कर चुके थे। एटलीस्ट देखो मैं बताता हूँ, एटलीस्ट एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक के, इनको छोड़ के, ये और ये, इन दोनों को छोड़ के और सारे ओर्स ध्यान रखना। कंपोजिशन शायद छूट भी जाए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ओर्स के नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लेड, मैग्नीशियम, टिन और सिल्वर के लिए जो अंडरलाइन किया, दैट इज लेड फॉर गैलेना। मैग्नीशियम के लिए कार्नेलाइट और डोलेमाइट, टिन के लिए छोड़ दो, सिल्वर के लिए सिल्वर ग्लैंस और पैरोलुसाइट। ये ऐसे ओर्स हैं जिसको आपको याद रखने होंगे कि ये भैया किन किन मेटल्स के ओर्स हैं। बहुत क्लियर सी बात है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भैया बताइए ये जो ओर है वो किस मेटल का है, क्या है, तो आपको डायरेक्टली बताना होगा। ठीक है, चलिए। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अंदर चलते हैं इस चैप्टर के, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन तो देख लिया था। सो भैया मेटलर्जी जो है वो मेनली तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीन मेजर पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से तीन मेजर पार्ट्स? तो पहला है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसी में ये दोनों पार्ट है, क्रशिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों एक ही पार्ट है। ठीक है, सो पहला है कि ओर्स को भैया कॉन्सेंट्रेट कर लेना। कॉन्सेंट्रेट का मोटा मोटा मतलब समझ लेते हैं कि मोटा मोटा मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि मान लो आपके पास एक पत्थर मिल गया, जैसे ये मान लो एक पत्थर है, इस पत्थर में क्या है ना कि आयरन के ओर मान लो है, तो आयरन का क्या होगा, आयरन का ओर का मतलब क्या हुआ, उसमें आयरन के कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमको करना क्या है कॉन्सेंट्रेशन में, ये जो आयरन के कंपाउंड है इनको हमको बाहर निकाल लेना है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही होता है कि उस ओर में जो भी आपके काम का कंपाउंड है उसको बाहर निकाल लेना। काम का कंपाउंड का मतलब क्या हो, उस मेटल का कंपाउंड, उसको बाहर निकालना। बाकी उस मेटल के कंपाउंड के अलावा जितनी भी चीजें हैं उनको निकाल के फेंक देना, जिसको हमने बोला था कि वो गैंग है। सो पहला स्टेप अपना यही है कि ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लेना, उसमें से काम की चीज निकाल लेना, बिना काम की चीज को फेंक देना। सेकेंड स्टेप क्या है कि भैया आपने इसमें से मेटल के कंपाउंड तो निकाल लिए, मान लो ये कंपाउंड्स निकाल लिए, अब ये कंपाउंड मान लो अगर आयरन के थे तो क्या हो सकता है, आयरन ऑक्साइड होगा फॉर अ टाइमिंग मान लो। सो आयरन ऑक्साइड जो था, मान लो ये अपने पास था Fe2O3 फॉर अ टाइमिंग, मान लो ये Fe2O3 था, तो अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है, इसमें से Fe को अलग कर लेना और O2 को अलग कर देना। O2 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है Fe से, कि किसी भी तरीके से उस कंपाउंड में से मेटल को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें मेटल को हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, दैट इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ मेटल। ठीक है, अब क्रूड मेटल का मतलब क्या हुआ, क्रूड का मतलब हुआ कच्चा, कच्चा मेटल। कच्चा का मतलब हुआ कि भैया जो आपने मेटल निकाला है वो मेटल पूरी तरीके से प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी हैं, कच्चा है वो, उसको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तब जाके हमको एक्चुअल में ऑयल्स मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी है वो मिलते हैं। सो उसी तरीके से जब हम इसको आइसोलेशन करते हैं तो हमें क्रूड मेटल मिलता है, कच्चा मेटल मिलता है, हम उसको क्या करते हैं फिर रिफाइन करते हैं। सो लास्ट स्टेप अपने पास क्या है, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल निकला, अब इसको क्या करेंगे, तो जो ये आयरन निकला है इसको क्या करेंगे अपन, रिफाइन करेंगे, और रिफाइन करके जो अपने पास प्योर मेटल होगा उस प्योर आयरन को हम ऑब्टेन करेंगे। सो यही अपने पास तीन स्टेप्स हैं जिसमें हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। किसी को कोई तकलीफ है, लगता है कि इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो, और अगर समझ में आ गई तो छापो।
अब बात एक चीज और भी है, दैट्स मेटलर्जी का डेफिनेशन। तो ये हमको पता है मेटलर्जी का मतलब क्या है। मेटलर्जी का मतलब है कि कोई भी ऐसा मेथड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, साइंस बेस्ड कोई ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम मेटल को बाहर निकालते हैं फ्रॉम ओर इज नोन एज मेटलर्जी। बेसिकली स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटलर्जी। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। ये सारे, हाँ बिल्कुल, ये सारे फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी फैक्ट बेस्ड है। ऐसा होता है तो होता है, क्या कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के लिए या देखो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तो पढ़ाया जाता है, पर उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं ध्यान नहीं मेरे था कुछ। कोई एग्जैक्ट वर्ड होता है क्या? रिफाइनिंग ही बोलते हैं यार, और तो कुछ बोलते नहीं है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होता है वो, जिसमें ये चीज पढ़ाई जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो एक तरीका है, वो तो किसी में आप अप्लाई कर सकते हो ना, वो तो एक तरीका है। जैसे कोई भी दो चीज, मान लो कोई भी दो मिसिबल लिक्विड है, उसमें अगर उनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तरीका है जिस तरीके से उसको अलग करते हैं। पर आरिज ये नहीं बोला, वो बोल रहा है कि स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिफाइनमेंट को क्या कहते हैं। कोई हो सकता है कोई एग्जैक्ट, मतलब रिफाइनिंग ही सुना है यार मैंने तो। कोई एग्जैक्ट वर्ड है ऐसा क्या आरिज? चलो ठीक है। अच्छा नहीं मिल, अच्छा नहीं मिल रहा है, नहीं है। ओके ओके, रिफाइनिंग ही बोलते हैं यार, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। ऐसा कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है उसके लिए, रिफाइनिंग ही बोलते हैं। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया मेटलर्जी होता क्या और किन स्टेप्स में हम इसको करते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को देखेंगे कि सबसे पहले अपने पास कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं। अब एक चीज जो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो आपको अंडरस्टूड होगा, सारे स्टेप्स में सारे जगह पे पहला स्टेप तो कॉमन है, मतलब ओर को क्रश करना ही करना है। बिना ओर को धूल किए हुए, बिना ओर को क्रश किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कॉमन सा स्टेप है, इसलिए इसको कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये कॉमन स्टेप है, हर जगह होना ही होना है। सो इसके बाद की कहानी हम फोकस करेंगे, क्रशिंग आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चलिए, सो अब अपन बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कैसे करते हैं। ये जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन, इसको कैसे करते हैं अपन इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डिपेंड ऑन द ओर, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी, डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। ओर्स को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन मेथड है दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या चीज है? सो देखो, हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब हुआ कि अपने पास ओर है, उसको तोड़ दिया, क्रश कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, और उसके ऊपर से पानी को बहा दिया गया। पानी को बहाने से होगा क्या? सो यूजुअली चूंकि वो मेटल का ओर है, मेटल है और मेटल हेवी होता है, सो उसका जो कंपाउंड होगा वो भी हेवी होगा। हेवी होने का मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब चूंकि हाई डेंसिटी है, तो हाई डेंसिटी की वजह से होता क्या है कि वो जो मेटल है, उस मेटल का कंपाउंड क्या होगा, सेटल डाउन कर जाएगा, वो नीचे सेटल कर जाएगा। और उसके ऊपर से पानी क्या करेगा कि उस ओर में, उस मिट्टी में, उस धूल में, उस ओर में जितनी भी गैंग पार्टिकल है, उस गैंग को लेके वहां से बाहर निकल जाएगा और अपना ओर वहां नीचे सेटल डाउन फॉर्म में मिल जाएगा। एक बहुत आसान सा एग्जांपल समझाता हूँ, आपने कॉमनली देखा होगा।
कभी देखे होगे, कोई गांव खासकर गया होगा तो देखे होगे कि क्यारी से जहाँ से पानी खेतों में भेजने के लिए क्यारी से जहाँ से पानी जाता है, उसके नीचे में देखोगे ना तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चमकते हुए वहां पे स्टोर हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे। या फिर अगर किसी नदी में भी देखोगे जहाँ से साफ पानी जाता है, जहाँ उसके नीचे में तुम फोकस कर पाओगे, नीचे में देख पाओगे, तो देखोगे कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है वहां पे स्टोर हो गए हैं। रीजन क्या है? वो सेम कहानी है, क्योंकि डेंसिटी हाई है और वो कंकड़ पत्थर भी कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि वो किसी ना किसी मेटल का कोई ना कोई कंपाउंड होगा, कोई ना कोई मेटल के कंपाउंड से बना होगा। ये जरूरी नहीं कि कोई और ही हो, बहुत सारे होंगे तो अपने किसी काम का नहीं है वो, लेकिन है तो आखिर उसमें मेटल, हेवी तो है, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है और मिट्टी को पानी क्या करती है? अपने साथ बहा के लेके चली जाती है। तो सेम काम है हाइड्रोलिक वॉशिंग का। पानी से ओर को क्रश करो, पानी से धो दो, गैंग बाहर निकला और नीचे सेटल डाउन हो गया, फटाफट छापो इसको। इस मेथड का लिमिटेशन, बिल्कुल लिमिटेशन है, बहुत सारे लिमिटेशन है सिद्धांत। पहला लिमिटेशन तो यही है कि भैया अब और हैवी होना चाहिए। अगर लाइट और रहा, उसकी डेंसिटी अगर कम रही तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो तो फिर पानी के साथ बह जाएगा। ठीक है, तो जैसा, लेकिन हम लिमिटेशन से ज्यादा इस बात पे फोकस रखेंगे इस चैप्टर में कि क्या ये एप्लीकेबल हो सकता है कहीं या नहीं। लिमिटेशन तो सबके हैं और भर भर के, कोई इसका गिनती नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं भी ये एप्लीकेबल है तो ठीक है, हम इसको पढ़ लेंगे कि हाँ ठीक है भैया, एक में भी लग रहा है ना, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डन है? नहीं नहीं, एग्जाम में कोई लिमिटेशन नहीं आते इसके। क्या लिमिटेशन आएगा? भर के लिमिटेशन है, क्या इसके लिमिटेशन कोई पूछेगा? जहाँ पे एक दो लिमिटेशन हो वहां पूछा जाता है, जहाँ भर के लिमिटेशन ही है उसमें क्या कोई पूछेगा लिमिटेशन? छाप लिए? चलिए, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई हाइड्रोलिक वॉशिंग की, कि भैया पानी से धो देना है, काम खत्म। बिल्कुल जो जैसा मेथड है वैसा है, अब उसमें अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास है, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम ओर्स को क्या कर रहे होते हैं? कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? सो देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन होने के लिए खासियत है या कुछ रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विसाइट है कि भैया आपका जो ओर है, उस ओर में या तो गैंग या तो ओर खुद, ध्यान से सुनना, या तो गैंग या तो ओर खुद मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसा रखे जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो ओर के पास हो या गैंग के पास हो। ठीक है, दोनों में से किसी के पास हो तो काम बन जाएगा। करते क्या है? सो करते ये हैं कि भैया जो पाउडर्ड ओर है उसको फनेल के थ्रू, या ऐसे बोल लो कि कुछ वहां पे पाइप होता है, पाइप्स के थ्रू उसको क्या करते हैं? एक कन्वेयर बेल्ट पे डालते हैं, एक चौड़ा सा बेल्ट है, उस बेल्ट पे डाल देते हैं। ठीक है, अब वो दो रोलर से अटैच होता है, ये रोलर्स घूम रहे होते हैं, बिल्कुल जनरेटर वेनरेटर में देखा हो ना, इस तरह से कनेक्टेड होता है वो, बिल्कुल उसी तरीके से दो रोलर्स पे ये कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। अब ये रोलर्स क्या होंगे? तो भैया ये घूमेंगे रोलर्स, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है रोलर, बिल्कुल आटा चक्की वाला, बिल्कुल सही बात है। सो इस पे कन्वेयर बेल्ट पे जो पड़े हुए ओर्स है वो धीरे धीरे इस जगह आया। अब इस जगह आने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। चूंकि अगर इसमें दो पार्ट है, एक है जो मैग्नेटिक है, एक है जो नॉन मैग्नेटिक है, एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होना है, एक को नहीं होना है। सो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो थोड़ा इसे चिपकते चिपकते आगे जाके यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि चूंकि वो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो रोलर है अपने पास, ये मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो वो मैग्नेट वाले जो भी अपने पास ओर या फिर अपने पास गैंग है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसके साथ चिपकते चिपकते क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा, उसके थोड़ा पास गिरेगा। और जिसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा? दूर जाके गिर जाएगा। ठीक है,
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस रोलर के पास मैग्नेटिक इफेक्ट था, अगर नहीं होता तो ये काम नहीं बनता। बेसिकली ये मैग्नेट था, ठीक है। सो अब इस वजह से हुआ क्या, तो हमको एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक पार्ट अलग अलग हो गया। अब हम यहाँ से चाहें तो दोनों को अलग अलग कर चुके हैं, अब यहाँ से चाहें तो जो अपने काम का है उसको बाहर निकालो, जो बिना काम का उसको फेंक दो। यूजुअली यूजुअली इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है आयरन ओर के लिए मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि आयरन ओर में होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो इस वजह से क्या होगा कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, सो वो थोड़ा मैग्नेट के पास गिरेगा और दूसरा दूर गिरेगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये बाबू कितना भी काइनेटिक एनर्जी तुम रख लो, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो ये तुम ले आके यहाँ फेंकोगे तो ये थोड़ा यहाँ गिरेगा, फर्क तो आएगा ना, क्योंकि थोड़ा तो मैग्नेट से अट्रैक्टेड है, उसको थोड़ा तो स्लो डाउन करेगा ना वो, ठीक है। बाकी इतना फास्ट रखते नहीं है, ठीक है, उसको आराम से धीरे धीरे घुमाते हैं ताकि वो धीरे धीरे दोनों अलग हो। ऐसा नहीं है कि भैया एक ही बार घुमा दिया तेजी में जाकर फेंक गया, उसको धीरे धीरे घुमाते हैं ताकि एक मैग्नेट से चिपक के पास में आ जाए और एक थोड़ा दूर गिर जाए, है ना। चलो, सो यहाँ किस खासियत का इस्तेमाल किया जाता है? सो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके हम इस कहानी में दोनों गैंग को और ओर को अलग अलग कर लेते हैं। पिछले वाले में किसका इस्तेमाल किया था? डेंसिटी का, कि ओर के पास डेंसिटी हाई है, गैंग के पास डेंसिटी कम है। रिलेटिव डेंसिटी बोले या डेंसिटी बोले। सो ओर के पास ज्यादा है, गैंग के पास कम है, गैंग पानी में घुल के बाहर निकल गया और वहीं पे सेटल डाउन हो गया। यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? ओर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो गैंग है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इस वजह से दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट आउट कर लिया। फटाफट से ये डायग्राम जरूर बनाना है इस केस में, और तब जाके ये पॉइंट लिखो। शुरू हो जाओ। रोलर में कैसे चिपकेगा? रोलर में नहीं चिपकेगा ना, देखो समझो, ये बेल्ट है, ये बेल्ट के ऊपर है ये, तो ये रोलर में चिपक तो रहा था यहाँ तक, लेकिन क्या इतना जबरदस्त का ये मैग्नेट थोड़ी है कि इसको चिपका करके चला जाएगा। भारी है ना ये, कितना भी है तो और है, भारी है, तो नीचे आते 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 जब ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे समझो, ऐसा होता है ना वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट देखते हो, अगर मान लो कोई कर्व सरफेस हो अपने पास, मान लो ये कर्व सरफेस है, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, धीरे 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 करके यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ आया आप ज्यादा नहीं घूम पाए तो फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे घूमता है फिर नीचे गिर जाता है, वही कहानी। लेदर लेदर क्यों मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा? लेदर से क्या लेना देना? लेदर क्यों मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा? बस हाँ, एक चीज अपने पास ये है, लेदर हो या रबर हो, कोई भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेदर ही हो, लेदर हो या रबर हो, कोई भी हो, उससे मैग्नेट का क्या लेना देना? रोलर का लेना देना है ना उससे। हाथ से पार्टिकल गिराएंगे तो क्या बोल रहा है आनंद, कहाँ हाथ से गिराएगा तो? कन्वेयर बेल्ट पे, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, डन है? किसी को और कोई तकलीफ है यहाँ पे? ये 100% प्योर नहीं ना होता। प्योर तो कहाँ होगा, देखो एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी मेटल प्योर नहीं बचा, तो यहाँ कहाँ से प्योर मिलेगा? बस कहानी ऐसी है ना कि मान लो 100 ग्राम में ऐसा था कि 20 ग्राम और था और 80 ग्राम गैंग था, तो इन मेथड्स से क्या होगा कि उस 80 ग्राम गैंग में से अब 70 ग्राम बचेगा, 10 ग्राम तो अभी भी रहेगा।
तो ऐसा नहीं है कि इनसे एकदम बिल्कुल आपको जो मिल जाएगा वो एकदम प्योर और मिल जाएगा, उसमें और पूरे तरीके से बस वो और ही होगा, कुछ और नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है। गैंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता वैष्णवी गैंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मान लो मेरे पास एक ऐसा और मिला जिसमें आयरन भर के है और गोल्ड है, गोल्ड है और आयरन है। अब तो आयरन है तो गैंग हो गया गोल्ड के सामने, हमको तो गोल्ड से मतलब है, आयरन को कौन पूछने जाए। ठीक है, तो वहां पे हो गया ना वो। फाइनली का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, डन है। और कोई तकलीफ है किसी को इसमें? और कोई समस्या? बड़े आ गया। चलिए, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया मैग्नेटिक सेपरेशन से कैसे अलग करेंगे। ये मेथड कॉस्टली होता है। देखो एक बात समझ लो, इस पूरे प्रोसेस में हम वही पढ़ेंगे जो सस्ता है, जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम वो कतई नहीं पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता, या जो सस्ता नहीं हो, जो इकोनॉमिक नहीं हो। हमारे पढ़ने का मतलब ही यही है कि हम 2 रुपए निकालें और उससे 5 रुपए कमाएं। उसी लिए है मेटलर्जी। ठीक है, सरकार देती है, कंपनीज को नीलाम करती है जो खदान होते हैं, तो कंपनीज ये कैलकुलेशन करके चलती हैं कि भैया मुझे 2 रुपए लगाने पे 5 रुपए की कमाई होनी चाहिए, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसलिए ये कभी नहीं, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं कर देते, ऐसे क्यों करें, ऐसे क्यों नहीं कर दें, ऐसे क्यों नहीं में हो सकता है कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो क्यों नहीं वाला नहीं करेंगे, जो होता है वही करेंगे। ठीक है, चलो, ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे काम का है, जिससे क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे गए हैं, बहुत नहीं लेकिन थोड़े बहुत कभी कभी पूछे गए हैं कॉन्सेंट्रेशन मेथड में। सो नेक्स्ट इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है, जरा सा इस पे गौर फरमाते हैं, इसकी कहानी कैसी है। सो पहली चीज तो है कि इस कहानी की जो शुरुआत हुई है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का जो शुरुआत हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त का है। मतलब इसके इन्वेंशन के पीछे बड़ी लंबी चौड़ी सी कहानी है, कभी फुर्सत में बात करेंगे उसको। बस मोटे तौर पे बता देता हूँ कि ये एक ऐसा मेथड है जिसको इजाद करने के लिए वॉशर वुमेन का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है। एक औरत जो कपड़ा धोती थी, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे जबरदस्त है इस मेथड के इजाद करने में। और इस मेथड के इजाद होने से, इस मेथड के आने से, जो एक मेटल सबसे सस्ता हुआ, जिसका एक्सट्रैक्शन सबसे आसान हो गया, वो है कॉपर। कॉपर, जब तक ये मेथड नहीं पता था तब तक कॉपर का एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल था, बहुत महंगा था। और इसीलिए देखोगे तो दो महंगे के साथ में कॉपर बैठता है। गोल्ड और सिल्वर के साथ में किसी जमाने में कॉपर के कॉइन बहुत चला करते थे। रीजन बिहाइंड कि उस समय तक कॉपर चूंकि बहुत एक्सपेंसिव मेटल एज माना जाता था, क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल था। पर इस मेथड ने कॉपर को बड़े सस्ता कर दिया, कॉपर की वैल्यू को डिग्रेड कर दिया। तो क्या है ये मेथड, समझते हैं। तो सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मेथड के लिए जो आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल तब होगा जब आपके पास सल्फाइड ओर होगा। अगर सल्फाइड ओर नहीं है तो ये मेथड आप लगाने की गलती नहीं करेंगे। करते क्या है इस मेथड में, तो करते ऐसे हैं कि भैया एक क्या किया जाता है, एक कंटेनर लिया जाता है, एक कंटेनर में पानी लेके, और इस पानी में क्या करते हैं ना, ओर को डाल दिया जाता है। ये पानी लिया, पानी में ओर को डाल दिया। ठीक है, ओर को डालने के बाद इस कंटेनर के अंदर में एक पंखा लगा दिया जाता है, एक ऐसे ब्लेड लगा दिया जाता है। आसान भाषा में समझो तो जो हम जिसको गांव में देखे होंगे, मक्खन निकालने के लिए जो ऐसे मथनी होता है ना, या दाल वाल के लिए भी लोग यूज करते थे, अब तो शायद करते ही नहीं करते, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, पहले जाओगे गाँव में तो, या फिर वो कृष्ण लीला वगैरह देखे होंगे, वो सीरियल्स दिखाते हैं तो उसमें देखे होंगे कि मक्खन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बिल्कुल समझ लो उसी तरह का एक सेटअप इसके अंदर लगा दिया जाता है, बिल्कुल। अब बस वो होता है कि हाथ से चल रहा होता है, ये मशीनरी होता है, हाई स्पीड में चल रहा होता है। सो ये समझ लो ये क्या है, इसके अंदर में एक ब्लेड लगा हुआ है,
और ये पंखा वंखा यहाँ पे ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, हाँ चलो। तो ये वाली जो कहानी है, अब ये जो अंदर में लगा हुआ है ब्लेड, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये पानी के अंदर में जिसमें ओर डाला गया बहुत हाई स्पीड में रोटेट करेगा। बहुत हाई स्पीड में इसके रोटेट करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें डाली जाती हैं जो कि झाग क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, झाग क्रिएट कर देती हैं, और उस झाग के वजह से, ध्यान से सुनना क्या होता है, उस झाग के वजह से होता ये है कि यहाँ का जो ओर है, यहाँ पे जो ओर्स हैं, जो ये पाउडर्ड ओर यहाँ पड़े हुए थे, उसमें से क्या होता है कि वो जो झाग है, उस झाग में ये ओर जो है, इस ओर में प्रेजेंट सल्फाइड पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, इस पूरे ओर में प्रेजेंट जो सल्फाइड पार्टिकल्स है, ये रेड वाला इज लाइक सल्फाइड पार्टिकल, ये उस झाग के साथ चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड पार्टिकल जाएगा और कोई नहीं जाएगा, सिर्फ सल्फाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका झाग के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है। अगर इस लॉजिक को सोचोगे तो थोड़ा हेल्प कर देता हूं मैं। सल्फाइड्स जो होते हैं उनके पास नॉन पोलर नेचर वाली कहानी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो इस वजह से क्या होता है कि वाटर के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो झाग में चल जाते हैं। क्लास 10th में भी आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, याद करोगे तो, मिसल फॉर्मेशन, जिसमें जो अपने पास पूंछ वाला पार्ट होता है वो भागना चाहता है पानी से दूर। तो यहाँ पे समझ लो ये पूंछ वाले पार्ट के जैसा, ये चाहता है कि पानी से दूर भाग जाए, तो ये झाग में जाके चिपक जाता है, और चिपक के क्या करता है कि ऊपर निकलने लगता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है ये। सो यहाँ पे ये सल्फाइड और ऊपर चला गया, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो झाग बना है, इस झाग को कलेक्ट कर लेते हैं, इसको सुखा देते हैं, और सुखा के वहां से सल्फाइड और बाहर निकल गया। सो ये तरीका होता है फ्लोटेशन का, जिससे सल्फाइड ओर्स को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे कर दिए तो हो गया, नहीं भैया, यहाँ कुछ और भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ये काम आसानी से हो पाए और अच्छे परसेंटेज इल्ड के साथ हो पाए। परसेंटेज इल्ड का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि झाग बना तो सारा सल्फाइड और यहाँ से यहाँ चला ही जाएगा, बड़े आसानी से चला जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। सो इन दोनों चीजों को अधिक से अधिक जाए और आसानी से जाए, इसके लिए कुछ और भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है कलेक्टर्स का। अब ये कलेक्टर्स क्या है समझो। कलेक्टर्स क्या है? कलेक्टर्स क्या है कि ये जो ओर्स यहाँ प्रेजेंट है, इसकी नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। नॉन वेटेबिलिटी, ये वर्ड बड़ा भारी भरकम सा है, इसका मतलब समझ लो, इसको भींगने से बचा लेते हैं। मतलब ये क्या है, कलेक्टर कुछ ऐसे कंपाउंड है जो जाएंगे और उस ओर को चारों तरफ से घेर लेंगे। मान लो ये ओर का पार्टिकल है, ये ओर है, तो इस ओर को क्या करेंगे, ये जाएंगे, जो कलेक्टर है ये जाएगा और इसको चारों तरफ से इसको घेर के इसके ऊपर एक लेयर लगा देगा। अब इस लेयर से क्या हुआ कि ये ओर अब भींगेगा नहीं। भींगेगा नहीं तो इसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो बड़े आसानी से भींगेगा नहीं, मतलब इसमें जो नॉन पोलर नेचर है वो और बढ़ गया, और इसको फिर बड़े आसानी से ऊपर भेजा जा सकता है। अब तुम गौर से सोचो कि किसको डालते हैं नॉन वेटेबिलिटी के लिए, तो और क्लियर कहानी हो जाएगी। पाइन ऑयल, ऑयल, फैटी एसिड। अच्छा, फैटी एसिड भी तो क्या होता है, एक तरीके से ऑयली नेचर का ही होता है। हमको पता है कि ऑयल जो है वो अपने पास क्या होता है, तो नॉन पोलर नेचर का है। वो नॉन पोलर वाला इस नॉन पोलर वाले के साथ जाके चिपक जाएगा, वो वाटर के साथ तो चिपकेगा नहीं, और इसके नॉन पोलर नेचर को और भी बढ़ा देगा। और भी बढ़ गया तो ये बड़े आसानी से क्या होगा, झाग में चले जाएगा, अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। सो ये कुछ मेथड, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट्स, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ऑयल भींगे नहीं, सॉरी ऑयल नहीं, और भींगे नहीं, और नहीं भींगे तो अपना काम बन जाए। उसके बाद यूज किया जाता है स्टेबलाइजर्स को। ये अलग तरीके के कुछ केमिकल्स हैं। स्टेबलाइजर क्या करते हैं? सो स्टेबलाइजर्स का काम ये है कि हमको पता है कि अगर हमने कपड़े धोने के लिए झाग बनाया है और 2 घंटे छोड़ देंगे तो झाग स्वाहा हो जाएगा। सो ये स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस झाग को खत्म होने से बचाते हैं, इसको सेव करके रखते हैं। मतलब थोड़ी देर में ये झाग डिस्ट्रॉय नहीं हो, अच्छे खासे देर बचा रहे, तो इसके लिए कुछ कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजर्स, जिसमें क्रिसोल्स, एनिलीन, इनको बोलते हैं, दीज आर द स्टेबलाइजर्स, जो फ्रॉथ को स्टेबलाइज करते हैं।
फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट इज डिप्रेसेंट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों ही चीजों की वजह से इसमें क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। डिप्रेसेंट्स क्या है? देखो डिप्रेसेंट्स वर्ड पे जाओ, ठीक है, वर्ड पे जाओ। डिप्रेसेंट्स क्या है? डिप्रेसेंट्स का मतलब होता है वो चीज जो किसी को डिप्रेस कर दे, डिप्रेस करने, सप्रेस करने के काम आती है। सो डिप्रेसेंट करता क्या है कि मान लो ऐसा हो गया कि आपका जो ओर है उस ओर में एक से अधिक सल्फाइड्स हैं, मान लो एक से अधिक सल्फाइड्स हैं, और मैं चाहता हूं कि उसमें से कोई एक सल्फाइड मुझे मिले। मैं नहीं चाहता, मुझे सारे सल्फाइड में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मान लो ऐसा हुआ कि मेरे पास जो ओर है उस ओर में मेरे पास लेड सल्फाइड भी और जिंक सल्फाइड भी दोनों है। ठीक है, सो होगा क्या कि ये जो अपने पास लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड जो दोनों ही है, मैं चाहता हूं कि मुझे इनमें से कोई एक मिले फॉर अ टाइम बिंग। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि लेड सल्फाइड मुझे एज अ ओर मिले। मैं लेड को एक्सट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ, जिंक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसमें डाल दूंगा एक डिप्रेसेंट। इस केस में NaCN होगा। NaCN क्या करेगा, NaCN जाएगा, जिंक सल्फाइड से रिएक्ट कर जाएगा, उसको एक सॉल्युबल कंपाउंड बना देगा जो पानी में ही घुल जाएगा। लेकिन लेड सल्फाइड जैसे के तैसे बचा रहेगा, वो धीरे धीरे करते हुए क्या आ जाएगा, तो धीरे धीरे करते हुए झाग में आ जाएगा और अपना काम बन जाएगा। अब ये नो डाउट कि अलग अलग ओर्स में ये अलग अलग कहानी होगी डिप्रेसेंट्स की। जो जिसके साथ जैसे रिएक्ट करेगा वो उसके साथ एज अ डिप्रेसेंट काम करेगा। यहाँ पे NaCN क्यों काम कर रहा है ZnS के साथ, तो सोच के देखोगे तो याद आएगा कि ZnS जो है एक ऐसा मेटल है, जिंक एक ऐसा मेटल है जिसके पास एम्फोटेरिक नेचर है, तो वो किसी ना किसी एक बेसिक के साथ कंबाइन होने में कैपेबल हो सकता है। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे लेड को तो हम अलग कर लेंगे और जिंक सल्फाइड अपना वहीं रह जाएगा, अपना काम बन गया। ठीक है, सो इस तरीके से तीन चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तीन तरह के केमिकल्स का। पहला कलेक्टर, जो ओर्स को बचाता है भीगने से ताकि आसानी से वो क्या हो, फ्रोथ में आ जाए, झाग में आ जाए। दूसरा स्टेबलाइजर, जो फ्रोथ को बचा के रखता है डिस्ट्रॉय होने से। और तीसरा अपने पास है डिप्रेसेंट, जो चूज करने में हेल्प करता है कि भैया हमको एक तरह का और चाहिए, हमको ये वाला चाहिए तो ये वाला ऊपर चला जाए, और ये वाला नहीं चाहिए तो ये वाला नीचे ही रहे। सो एक के साथ रिएक्ट करके वो नीचे छोड़ देगा, और दूसरे को जिसके साथ रिएक्ट नहीं किया वो बड़े आसानी से ऊपर चला जाएगा। अपना काम बन गया। फटाफट से छापो, कहीं कोई तकलीफ है तो बोलो। क्या बोल रहा है भाई? तो प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बिल्कुल। फैन टरबाइन है क्या आदर्श? टरबाइन नहीं बोलो यार, टरबाइन देखो, टरबाइन इज लाइक कि एक ऐसा सेटअप जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेनली ना गैसेस से चलता है। टरबाइन जो होता है वो मेनली गैसेस से चलता है, हालांकि हाइड्रो भी होता है बट वो मेनली गैसेस के लिए यूज करते हैं वर्ड। तो फैन बोल लो चलेगा, टरबाइन क्यों बोलना? ठीक है। ऑयल का तो डेंसिटी वाटर से कम होता है, तो ऑयल को कंटेनर के बॉटम में कैसे डाल देंगे? सिद्धांत ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारे ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम ही हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है, और दूसरी चीज, मैं बॉटम में नहीं डालूंगा, मैंने तेल डाला और फैन चला दिया, फैन चला दिया, तेल डाला, तो इंटरमिक्स तो हो गया ना, काम खत्म। ये फ्रॉथ में से कॉपर कैसे निकलता है? फ्रॉथ को अलग कर लिया, अरे बटर कैसे निकलता है? जो ऊपर में झाग निकला उसको अलग कर लिया, गर्म कर दिया, अपने पास निकल गया। वही सेम कहानी है, फ्रॉथ को अलग कर लिया, वो अपने पास निकल गया, उसके बाद उसको धो दिया, सिंपल धो भी दिया तो काम बन गया। वहां से अपना पास मेटल का जो ओर है वो बाहर निकल गया। क्या है? केमिस्ट्री डिप्रेसेंट है? अगर दांत तोड़ दूं तेरे में, केमिस्ट्री डिप्रेसेंट है? इससे आसान कौन सा सब्जेक्ट है? मैं मानता हूँ कि थोड़ा बड़ा है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, याद करना पड़ता है, बट इससे आसान भी कोई नहीं है। इसमें वॉशर वोमन का क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे ये हिस्ट्री है। देखो हुआ क्या था एक्चुअली, मतलब एक वॉशर वोमन थी, एक साइंटिस्ट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनके घर पे काम करती थी वॉशर वोमन। और वो जो साइंटिस्ट थी ना, वो एक्चुअल में मतलब वो काम करती थी कॉपर का एक्सट्रैक्शन जहाँ पे होता था, कॉपर का जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता था, उस इंडस्ट्री में काम करती थी। सो वो जो वॉशर वोमन थी ना, उसने एक ऑब्जर्वेशन किया, उसने देखा क्या कि वो जो वर्कर्स वगैरह कभी कपड़े धोती थी, उसके भी कपड़े धोती थी, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जब वो कपड़े धोती थी
तो उसने देखा कि कपड़े धोने में जो झाग निकलता है ना, वो झाग में बड़े चमकदार टाइप की कोई चीज निकलती है, शाइन करती हुई कोई चीजें निकलती हैं। सो ये बात अच्छा, हेजेंकिया ब्रैडफोर्ड, यार मुझे ध्यान, नाम बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं है कि वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जो कपड़े धोती थी तो उसको दिखा कि कुछ चमकदार टाइप की चीज निकलती है उसमें। तो वो जो कहानी उसने जाके अपने जो मालकिन थी, जो उसके साइंटिस्ट मालकिन थी, ठीक है, उनको जाके बता दिया कि हाँ भैया ये कहानी है, मैंने ये कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया है। सो उनको जब ये चीज पता चला तो उन्होंने ट्राई किया, इसके पीछे रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्या है। तो उनको पता चला कि भैया ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि झाग का इस्तेमाल करके हम कॉपर का जो ऊर है उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पता चला कि भैया अपने पास एक सादा सिंपल सस्ता सुविस्ता मेथड मिल गया सल्फाइड और को अलग करने का। यही कहानी है वॉशरमैन की। मतलब मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, कभी यूट्यूब पे मैंने कोई एक बहुत अच्छा सा ये देखा था, एनिमेशन देखा था, पता नहीं है या नहीं है, बहुत पहले की बात है, किसने मुझे दिखाया था वो वॉशर वोमेन वाली कहानी, कि वो वॉशर वोमेन कपड़े धो रही है, उसमें से निकलता है झाग, वो जाती है साइंटिस्ट जो उसकी मैडम है उसको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो ये होता है ना कार्टून टाइप का, वो कार्टून टाइप का, किसी बच्चे ने मुझे दिखाया था ये वाली कहानी। चलो ठीक है, छप लिया। जल्दी छापो। अच्छा, संडे को टेस्ट है, ये पता है ना, सॉल्यूशंस के, ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन होगा, करो जल्दी से। अच्छा, जिसके इसके डाउट्स है ना वो अभी पूछ लेना, सॉल्यूशंस के जिसके डाउट हैं, कुछ बचा हुआ है वो अभी पूछ लेना, ठीक है। 10:40 हो रहा है ना, ठीक है। शेविंग क्रीम, हाँ वो भी तो झाग बनाता है, तो भी फ्रोथ है, झाग को बोलते हैं फ्रोथ। और फ्रोथ में ये और फ्लोट करता है, इसलिए बोलते हैं इस मेथड को फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, कलेक्टर, स्टेबलाइजर और डिप्रेसेंट। डाउट क्या, अनम्यूट का ऑप्शन, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं दे रहा मैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में कितना रहेगा, 30 रहेगा, और क्या रहेगा, 30 रहेगा, 20, हाँ 30 रहेगा। डाउट लिख लिया करो आदर्श, कॉपी पे लिख लिया करो। छाप लिया। कॉपर के रेजर से दाढ़ी बना तो शाइन करेगा, कॉपर का रेजर बनाना बहुत मुश्किल है, कॉपर का रेजर नहीं बनता, ठीक है। बहुत मेहनत है, सही बात है बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा, इसका क्या उपाय है बताओ, बिना मेहनत के कहाँ कुछ होता है। क्या मैसेज कर रही है, कब से मैसेज कर रहे हैं। पैडल का काम है कलेक्टर को सारे जगह स्प्लिट करना, पैडल का काम है, हाँ ठीक है, स्प्लिट करना और साथ में। अच्छा एक बात बताओ, कपड़ा धोइए वैष्णवी कभी, कहाँ ऑडियो ऑन कर तो जरा, वैष्णवी कपड़ा धोइए कभी। यस सर। अच्छा, कपड़ा धोते वक्त जब आप डिटर्जेंट डालते हो उसको ऐसे ऐसे करते हैं, यस सर। क्या करते हैं। वो उसका झाग आने के लिए, जिससे सब पूरा भी जितना डर्टी है वो मतलब साफ हो जाए, डेड पार्टिकल्स निकल जाए। तो वो तो बाद में कपड़े डालते हैं, पहले तो ऐसे ऐसे करके झाग बनाते हैं, तो बनाते हैं। वो मिक्स कर जाए पूरा। हाँ तो बस वही कहानी इस पैडल की है, वो उसको क्या करता है, वो झाग बनाने में पहले हेल्प करता है, पहले झाग बन गया, डालो, काम खत्म, फिर उसको मिक्स किया तो उसके साथ कलेक्टर भी मिक्स हो जाएगा, फिर पूरे के पूरे ओट्स को लेकर वो कहाँ चला जाएगा, फ्रोथ में चला जाएगा। यस। हाँ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है भाई, ऐसे नहीं, डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है।
नहीं नहीं, डायग्राम बनाना है। दूध मिक्स करके ओई बनाते हैं, ये क्या होता है? अच्छा ऐसा है क्या? ओके आनंद, ठीक है। कपड़े को पहले धोते हैं, सही बात है। फिर fruit, क्या बोल रहा है आदर्श? हूँ मुझे पता है तू तिवारी है, बोल क्या रहा है? अरे दोनों सेम ही है। सेंट्रीफ्यूगल देखो, सेंट्रीफ्यूगल में बस क्या होता है ना, मतलब है तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही, कुछ अलग थोड़ी है। इसमें डायरेक्ट ऐसे मतलब जो भी अपने पास पैडल है उसको सीधे अंदर डाल के घुमा दे रहे हैं। और नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में जिसको पढ़ते हैं उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, जैसे ब्लड को टेस्ट वेस्ट करने के लिए ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो बाकी है सेंट्रीफ्यूगेशन, कुछ अलग नहीं है। फोर्स तो सेम ही काम करेगा दोनों में। छाप लिया, डायग्राम बना लिया सबने? बहुत कष्ट है। क्या पूछे सिद्धांत, बोलो। वहां मिनरल फ्लोथ क्यों लिखा हुआ है? अरे मिनरल फ्लोथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कहना चाहता है कि आपका ये जो फ्रोथ है इसमें और मिल चुका है। ठीक है, तो और को एज अ मिनरल लिखा है कि भैया यहाँ और मिल गया तो इसलिए ये मिनरल फ्लोथ बन गया। ठीक है, जैसे उसमें ऐसे है कि कॉपर सल्फाइड और अपने पास फ्रोथ है, तो उसको बोल दिया कॉपर सल्फाइड का जो फ्रोथ है दैट इज अ मिनरल फ्लोथ। छप लिए? नॉर्मल फ्लोथ में ये होगा कि अपने पास और मिला हुआ नहीं होगा, वो सिर्फ झाग है। ये और के साथ मिला हुआ झाग है तो दैट इज मिनरल फ्लोथ। पाप लगे हैं तुम लोगों को। छप लिया? ठीक है, डायग्राम बना लिया सबने? डायग्राम बना लेना, रफ ही सही लेकिन बना लेना, जरूरी है, वरना बाद में हवा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़े थे। चलो ठीक है, सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज लीचिंग। ठीक है, देखो अभी तक की कहानी कैसी थी? अभी तक की कहानी ऐसी थी कि सारे मेथड में मोटे तौर पे हम फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करते थे एक्सट्रैक्शन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। लेकिन लीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम थोड़ा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल मेथड है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। कैसे करते हैं समझो, इसका बेसिक मेथड पहले समझा देता हूँ क्या है। इसका बेसिक मेथड कहता है कि भैया ओर को किसी ऐसे चीज के साथ मिला दो जिसके साथ वो सॉल्युबल बन जाए। ठीक है, तो ओर में क्या किया, एक ऐसी चीज डाल दी, एक ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके साथ वो सॉल्युबल हो जाए। अब कोई कहेगा कि इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, चार को पीछे जो पड़े थे उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं कर ले। देखो कहानी कैसी है। मान लो ऐसा हुआ कि एक और हमने लिया जिसमें जो गैंग हो, रुक जाओ अभी, जो गैंग हो या जो उसका और का पार्टिकल हो, जो मिनरल पार्टिकल हो, वो दोनों की डेंसिटी एक जैसी ही हो। पहला मेथड फेल। मतलब भैया पानी से धो के दोनों को अलग नहीं कर सकते। चलो, और गैंग दोनों में से किसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं हो, दूसरा मेथड फेल। मैग्नेटिक नहीं है तो सेपरेट होगा नहीं, दूसरे मेथड से मैग्नेटिक सेपरेशन यूज नहीं कर सकते, दूसरा भी फेल कर गया। और गैंग में से कोई भी सल्फाइड वाला नहीं है, कोई सल्फाइड नहीं है। अगर मान लो एक सल्फाइड होता तो हम समझ लेते कि फ्रोथ फ्लोटेशन कर लो काम बन जाए, कोई सल्फाइड भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा भी फेल। अब इसके बाद क्या बचता है, तो अब इसके बाद बचता ये कि अब एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल करो जिस मेथड से हमको एक काम ऐसा बने कि और तो उस कंपाउंड, और तो उस चीज से रिएक्ट कर जाए, एक कंपाउंड से रिएक्ट कर जाए, लेकिन उसका जो प्रेजेंट गैंग है वो उससे रिएक्ट ना करे। हम एक ऐसी चीज डालें जिससे और रिएक्ट कर जाए, गैंग रिएक्ट ना करे। तो इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। कि रिएक्ट कर जाए और रिएक्ट करने के बाद और को हम अलग कर लें, गैंग अपना अलग हो जाए।
कैसे करते हैं? सो ये मेनली दो ओर्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेनली दो ओर्स के लिए। कौन कौन से? पहला है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है मार्क आर्थर प्रोसेस, दैट इज नोन एज कि भैया आप ऐसे समझ लो कि सिल्वर और गोल्ड के लिए, सिल्वर और गोल्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये दो मेटल, मतलब बेसिकली तीन मेटल कह लो कि तीन मेटल ऐसे हैं जिसके लिए मेनली लीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं? दोनों ग्रुप पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला है अपने पास एल्यूमिनियम या बॉक्साइट से हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करें। तो करते क्या है कि जो बॉक्साइट का ओर है, उस बॉक्साइट के ओर में एक चीज डाल दी जाती है, दैट इज NaOH। ठीक है, बॉक्साइट में क्या करते हैं? NaOH डाल देते हैं। अब बॉक्साइट की कहानी कैसी है? सो बॉक्साइट है क्या? सो ये जो बॉक्साइट ओर है, ये बॉक्साइट है क्या? तो ऐसे समझो कि बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हमको पता है ये एल्यूमिनियम का ओर है। सो इस एल्यूमिनियम के ओर में क्या होगा कि पहले तो एल्यूमिनियम होगा ही होगा, ऑब्वियस है, और एल्यूमिनियम के साथ कुछ गेंगू भाई साहब होंगे। अब हम करने वाले क्या हैं? तो हम करेंगे ऐसा कि इसको रिएक्ट करा देंगे NaOH के साथ में। ये जैसे ही रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में, तो हमको पता है कि एल्यूमिनियम के पास एक पुरानी प्रॉपर्टी, और कौन सी पुरानी प्रॉपर्टी है? तो दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का है। सो उस वजह से वो करेगा क्या कि वो NaOH से रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो यहाँ प्रेजेंट है। बॉक्साइट में कौन सा रहता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रहता है, फॉर्मूले में देखना। तो ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये NaOH से रिएक्ट करेगा, वाटर तो वहाँ रहेगा ही रहेगा, और ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनेट का। पहले भी आपको एक बार बताया था, आज दोबारा से देखो आपके सामने आ रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। सोडियम एल्यूमिनेट चूंकि एक सॉल्ट है, इसलिए वहां पे सॉल्युबल हो जाएगा। ये एक आयनिक सॉल्ट है, वहां पे सॉल्युबल हो जाएगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो गया। अब सॉल्युबल हो गया तो हम क्या करेंगे भैया? छन्नी से छान लेंगे। सोडियम एल्यूमिनेट अपना बाहर वहां निकल गया सॉल्यूशन के साथ में, और अपना बच क्या गया? तो अपने पास यहाँ जो गैंग पार्टिकल जो फर्जी थे, वो छन्नी से छानने के बाद वो सारे सारे गैंग क्या हो गए? अलग हो गए। ये गैंग भाई साहब हैं, और इसके साथ अपने को क्या मिल गया? तो इसके साथ अपने को मिल गया सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? हमको तो बेसिकली क्या चाहिए? हमको अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भैया मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मुझे वापस मिल जाए, ताकि हम एल्यूमिनियम निकाल पाए उससे। तो फिर क्या करते हैं? इस सोडियम एल्यूमिनेट को रिएक्ट कराया जाता है CO2 के साथ। ठीक है, इस सोडियम एल्यूमिनेट को CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बन जाता है फिर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड सम हाइड्रेट। एक्स हाइड्रेट का मतलब क्या है कि उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे जब इसके साथ उसका रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ में। तो सो यहाँ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल रह जाते हैं, और साथ में बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। होता क्या है कि ये सॉलिड है और ये एक्वस है। एक्वस है मतलब सॉल्युबल है। ये अलग हो गया और ये सॉलिड के फॉर्म में अपने पास अलग हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को चाहे तो हीट कर दें, हीट करके इसका वाटर निकाल दें, अपना प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। अब बाद में हम देखेंगे कि उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, सो ये तरीका है जिस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एक ऐसे कंपाउंड को डाल के जिसमें ये और सॉल्युबल है। सॉल्युबल है उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि सॉल्युबल है, जो बचे जो इनसॉल्युबल चीज है उसको छन्नी से अलग कर लिया, गैंग अलग हो गया। अब जो सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट है उसमें से CO2 को पास कराया। सोडियम एल्यूमिनेट से CO2 जब पास होगा तो वहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा वो सॉलिड बन के सेटल डाउन हो जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट उसी कंपाउंड में सॉल्युबल रह जाएगा, एक्वस में सॉल्युबल रह जाएगा। फिर वहां से छन्नी से छान के सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को अलग कर दिया गया, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने को सॉलिड फॉर्म में मिल गया। अब वो जो सॉलिड फॉर्म में मिला उसको फर्दर कुछ प्रोसेस करके एल्यूमिनियम को अलग कर लिया जाएगा। तो ये अपने पास कहानी है कि किस तरीके से अपने पास कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एल्यूमिनियम के ओर को। ठीक है,
लास्ट एक वर्ड है जो आपको बस ध्यान रखना है, दैट इज नोन एज सीडिंग। ठीक है, सीडिंग क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है कि भैया जो ये अपने पास सीडिंग में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको ऐड किया जाता है जब सॉल्यूशन में, तो इसको बोलते हैं सीडिंग। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअल में इसकी कहानी कैसी है। होता क्या है कि जब इस मेथड को किया जाता है, ध्यान से देखना, जब इस मेथड को किया जाता है, सो ये मेथड, ध्यान से सुनना, ये मेथड अपने आप नहीं होता। ये मेथड अपने आप नहीं होता। इसको स्टार्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालना पड़ता है उसमें। थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे ही डालते हैं, ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और हमको भर भर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सम हाइड्रेट उसके साथ मिलने लगते हैं। सो जो थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग। ठीक है, वर्ड पे जाओ, सीडिंग, सीड मतलब बीज डालना, तो थोड़ा सा उसमें सीड डाल दिया गया तो फटाफट से वो रिएक्शन आगे बढ़ गई और अपना काम बन गया। तो इस तरीके से इस पूरे रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि भैया हमें एक ऐसी चीज को डालना है जिसमें और सॉल्युबल हो जाए। करो जल्दी से। कैल्सिनेशन नहीं है बाबू, ये कैल्सिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैल्सिनेशन तो अभी आगे आएगा। पहली बार ऑक्साइड कैसे आया होगा यार? अब ये पहली बार ऑक्साइड कैसे आया होगा? ऐसे थोड़ी है। हमें ऑक्साइड तो ऑलरेडी, अब एक बात बताओ, H2SO4 भी बनाते हैं तो वहां चाहिए होता है। पहली बार जोर वो बोलते हैं ना, कैसे जोरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जोरन कैसे आया होगा दही जमाने के लिए? तो ये कोई बात थोड़ी हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास रहता है ऑलरेडी, हम उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑक्साइड से निकाल, ऑक्साइड से मेटल को निकालते हैं उसमें। आदर्श ध्यान दो, मेटल को निकालते हैं, हम यहाँ मेटल नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। कल्याणी, इस जो पूरा प्रोसेस है एल्यूमिनियम के कॉन्सेंट्रेशन का, इसको बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बॉक्साइड से Al2O3 को कॉन्सेंट्रेट करना इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। वर्ड ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है सीधे सीधे। बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है, कैसा होता है? SiO2 जो है अपने पास इम्प्योरिटी होता है। ये दोनों इम्प्योरिटीज हैं जिनको अलग करना है बेसिकली। जब हम बॉक्साइट और को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम किन दो इम्प्योरिटीज को अलग करना है? तो SiO2 एंड TiO2, यही दो इम्प्योरिटीज हैं जिसको अलग करने के लिए ये पूरा तामझाम करना पड़ा। स्टार्टिंग में ही Al2O3 को डाल देते तो उससे क्या हो जाता वैष्णवी? अगर स्टार्ट में Al2O3 को डाल देते तो हमको वापस से Al2O3 थोड़े मिल जाता, हमको तो वापस से चाहिए ना Al2O3। देखो वही वैसी वाली कहानी है कि हमको बड़ा सा आग लगाना है ना, हमको खाना बनाने के लिए माचिस, तो हमको थोड़ा सा माचिस जलाना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा दिया, अब हमको वहां से वापस बहुत सारा आग मिल रहा है। वही वही कहानी है यहाँ पे, थोड़ा सा हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया, भर भर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें वापस मिल रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज सीडिंग। बोलो। सर आप यही ना बोले कि सर जैसे कि 2AlO H का होल फ्लोर सर, अगर उसमें Al2O3 डालेंगे तब मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड विथ हाइड्रेट मिलेगा? ज्यादा नहीं मिलेगा ये नहीं बोला, आसानी से मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। मतलब यही ना कि सेकंड स्टेप में ही डालेंगे हाँ थोड़ा सा? सेकेंड स्टेप में, बिल्कुल सेकेंड स्टेप में। हाँ कह सकते हो, फॉर अ टाइमिंग कह लो कि जो सेकेंड वाला स्टेप है, इस सेकेंड वाले स्टेप में Al2O3 जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर गया। कह सकते हो वो सेल्फ एज अ कैटलिस्ट वर्क कर गया, वो खुद ही एक कैटलिस्ट है। प्रोडक्ट भी वही है, खुद ही एक कैटलिस्ट भी है, कह सकते हो। बिल्कुल वही जोरन वाली कहानी है, थोड़ा सा दही डाला, पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल वैसे ही।
हो गया? चलिए ठीक है। अभी भी कोई छाप रहा है क्या? एल्यूमिनियम का जो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बॉक्साइड से, दैट इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, ये बेयर वर्ड बहुत जगह आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? नहीं है? चलो नेक्स्ट अपने पास है दैट इज मार्क आर्थर प्रोसेस। ठीक है, तो भैया ये मार्क आर्थर प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे हम ये मेनली इस्तेमाल करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। ठीक है, कहानी बिल्कुल सेम है, ये उसी का लीचिंग का दूसरा एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल है लीचिंग का। ठीक है, यूज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं इस मेथड का इस्तेमाल? देखो, तो जो भी अपने पास ओर है उस ओर को सेम कहानी क्रश किया, क्रश करने के बाद उस ओर को ना सोडियम साइनाइड्स के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये साइनाइड से रिएक्ट करता है तो देखो ध्यान देना होता क्या है, ध्यान से देखो। हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। सो ये जो ओर है उस ओर में नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव स्टेट का मतलब क्या? कोई कंपाउंड बना के नहीं रहते। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस ओर में मान लो इतना बड़ा पत्थर है, तो इतने बड़े पत्थर में 0.1 ग्राम मान लो कि गोल्ड है, 0.1 ग्राम है। अब उस 0.1 ग्राम को कैसे अलग करोगे? पहले तो सारे एटम्स को एक जगह लाना पड़ेगा, तभी तो अलग हो पाएगा ना। उसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। सो उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो गोल्ड है या सिल्वर है वो कोई कंपाउंड बना के नहीं है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, नेटिव स्टेट में है। सो करते क्या है कि गोल्ड को क्रश किया और क्रश करके उसमें सोडियम साइनाइड डाला। वो सोडियम साइनाइड करेगा क्या कि जो भी गोल्ड या सिल्वर है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके वहां पे जब ऑक्सीजन को पास कराते हैं तो वहां एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज मेटल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स। लेस रिएक्टिव है गोल्ड सिल्वर, आसानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सोडियम साइनाइड के साथ ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स वाटर में सॉल्युबल है। कहानी अपने बन गई। अब जैसे वाटर में सॉल्युबल है, वाटर को वहां से अलग कर लिया गया, और वाटर को वहां से अलग कर लिया गया, फिर उस वाटर में क्या करते हैं, जिंक डाल दिया जाता है। जो सॉल्युबल अपने पास सॉल्यूशन मिला है उसमें जिंक को डाल दिया। जिंक को डालते ही क्या होगा कि अपने पास जिंक जो है ये वापस जिंक साइनाइड बन जाएगा, और वहां अपना मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में हमको मिल जाएगा, अपना काम बन गया। सो इस तरीके से गोल्ड और सिल्वर को अलग किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर को लीच कर लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है। बाद में इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है भैया कि ये ऑलरेडी हमको प्योर फॉर्म में मिले, ऑलरेडी हमको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिले, कोई यहाँ पे इनका ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, इसको ध्यान देना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान दो। ये अपने पास ओर है, इस ओर में क्या किया गया कि डाला गया यहाँ पे NaCN। NaCN जैसे डाला तो NaCN ने क्या किया कि यहाँ जो गोल्ड प्रेजेंट था इस गोल्ड के साथ रिएक्ट कर गया। ये जो गोल्ड प्रेजेंट था इस गोल्ड के साथ रिएक्ट करके हमको दे दिया गोल्ड का कॉम्प्लेक्स। तो एक कंपाउंड है दैट इज गोल्ड का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये बिल्कुल ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या हुआ, साथ में ये कंपाउंड ऑफ जो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड है ये क्या सॉल्युबल है, मतलब ये एक्वस लिख लिया। और साथ में हमको क्या मिला, गंगू भाई साहब मिले। गंगू भाई साहब तो इनसॉल्युबल होंगे, वो सॉलिड रहेंगे, तो यहाँ गैंग भाई साहब अपने अलग हो गए। ठीक है, गैंग भाई साहब अलग हो गए, ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब इसमें क्या किया कि फिर डाल दिया जिंक। जिंक को जैसे ही डाला तो अपना गोल्ड जो है Au जो है वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया, और साथ में सॉल्युबल जिंक कॉम्प्लेक्स बन गया, Zn कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अपना काम क्या था, हम चाहते थे कि हमको गोल्ड मिल जाए, हमको अपना गोल्ड मिल गया। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फटाफट छापो,
कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछो। गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है क्या, कम अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पे? बिल्कुल सही बात है कल्याणी, गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। रीजन ये है, पहली चीज कि ऐसे समझ लो कि 10 किलो मान लो अगर आपने लिया और, तो उसमें 0.01 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत अधिक अधिक अमाउंट में भी जब हम लेते हैं और उसको, तो बहुत कम अमाउंट में गोल्ड मिलता है। और वहां पे जो यूज होने वाले सब्सटेंसेज हैं जो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज NaCN। यहाँ जो यूज किया गया NaCN भी वन ऑफ द एक्सपेंसिव सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि बड़े सस्ता सुस्ता मिल जाएगा ये। सो इस वजह से भी हम कहते हैं कि भैया गोल्ड बहुत महंगा है, इसका एक्सट्रैक्शन इतना भी आसान नहीं है। देख के लग रहा है कि वो ये तो क्या ही कर रहे हैं, NaCN डालो अलग हो गया, लेकिन बस ये देख के लग रहा है, प्रैक्टिकली ये बहुत महंगा प्रोसेस है। बिल्कुल अंजन, नेटिव स्टेट में मिलता है, तो मैंने कहा बोला कि ये कंपाउंड बना के है, लेकिन नेटिव स्टेट में बहुत कम है ना। मुझे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है, 10 किलो में 0.1 ग्राम है, लेकिन वो पूरे में फैला है। मैं चाहता हूँ एक जगह आ जाए, कैसे लेके आओगे? 10 किलो में 0.1 ग्राम एक जगह कैसे लेके आओगे? कोई तरीका है लेके आने का? एक ही तरीका है। एक तरीका ये है क्या, किसी ऐसे चीज से रिएक्ट करा दो जो क्या करे उसको, बस गोल्ड से रिएक्ट करके अलग हो जाए, बाकी सबको छोड़ दे, फिर उसमें से गोल्ड बाहर निकाल देना। एक्सट्रैक्ट करना इजी होना चाहिए। देखो इजी और टफ इस बात पे डिपेंड नहीं करता वो कितने स्टेप में हो रहा है। इजी और टफ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में हो रहा है, कितने पैसे लग के हो रहे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कितना आपको वहां से रिजल्ट मिल रहा है। आयरन में अगर आपने मान लो 50, मान लो 10 किलो फॉर टाइमिंग, 10 किलो के ओर को अगर आपने प्रोसेस किया तो हो सकता है कि उसमें 200 ग्राम आयरन मिल जाए, लेकिन गोल्ड में करने का तो 0.1 ग्राम मिल रहा है। लो, तो हो गया ना महंगा। चलो, क्या भेजा है ये, अगर अगर इसका कोई ऑल्टरनेट इजी एक्सेसिबल एक्सट्रैक्शन मिल जाए तो ये भी सस्ता हो जाएगा। हाँ बिल्कुल तिवारी, बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ खोज के निकाल दो तो मुझे भी बताना। ठीक है, चलो ठीक है, छाप लिया सबने? बाबू 1 ग्राम गोल्ड जो है ना वो 10 किलो आयरन से भी शायद महंगा। 10 किलो, उससे भी ज्यादा। 1 ग्राम का मतलब मोटे मोटे तौर पे मान लो 4700, अभी के रेट के हिसाब से 47-4800। ठीक है, और आयरन क्या ही होगा, 120-130 रुपए किलो होगा। एग्जैक्ट मुझे आयरन का तो भी आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। तो 120 रुपए किलो, और वो 1 ग्राम का 5000, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। 45 रुपए किलो है। अच्छा, कबाड़ वाला है ऐसे मतलब। ऐसे तो लोहे की सीट वीट जो है 120-130 रुपए किलो मिलती है आई गेस। आई एम नॉट श्योर, आयरन का रेट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ओके ओके ठीक है। हाँ, मेरे बोलने के अकॉर्डिंग 45 किलो, सही है सही है। मैं फिलहाल में गोल्ड खरीदा क्या यार, गोल्ड के रेट के बारे में मुझे मतलब आइडिया रहता है हमेशा, मतलब कुछ कुछ करते रहता हूँ तो मुझे आइडिया रहता है। चलो ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया हम किस तरीके से ओट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा ठीक है शिवम, मैं तेरे ताने समझ गया। ओके, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि हम ओट्स को किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन का सिर्फ यही मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये मोस्ट वाइडली यूज किया जाने वाला मेथड है, मोस्ट कॉमन जो ओट्स है उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है, इससे हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स की। और अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सो जिसके जिसके सॉल्यूशंस चैप्टर में डाउट है वो अपने अपने डाउट लेके आओ। ठीक है,
और अपन उस पर बात करते हैं। बाकी आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। निधि बोल रही है बहुत बोरिंग टॉपिक है। बिल्कुल, ये तो पूरा, अब तो तुम्हारे पास बोरिंग बोरिंग टॉपिक शुरू हो गए। अभी तो ये स्टार्ट है, इसमें तो फिर भी इंटरेस्टिंग है। अभी तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक बाकी है। अभी पढ़ो, अभी इंतजार करो, तो भर भर के बोरिंग मिलेगा जिसमें बस लिखना है रिएक्शन, सब कुछ करना ही नहीं है, समझने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ अपन इस आज की क्लास को सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर आए कहानी कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशंस के इसके डाउट है वो डाउट अपने पहले पूछ लो। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज खोलता हूँ, सॉल्यूशन के डाउट डिस्कस कर लें ताकि आपको कल टेस्ट देने में कोई समस्या ना हो। बाकी आज का टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। टेस्ट में क्या आएगा बताया, तो सॉल्यूशंस आएंगे, सॉल्यूशन का टेस्ट होगा। जेई में कैसा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर पे? बिल्कुल आनंद, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी थोड़ा आ जाए दो, थोड़ा आगे बढ़ जाए अपन इस चैप्टर में, तो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा आपसे सीधे सीधे कि बताओ मार्क आर्थर प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होता है। बोलेगा बेयर्स प्रोसेस में क्या डाला गया था कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, डाला गया तो प्रोडक्ट में क्या बना। किसी भी तरह का मैग्नेटिक सेपरेशन किस ओर के लिए एप्लीकेबल है, 4 ऑप्शन पकड़ा देगा। ठीक है, बिल्कुल थियोरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। थोड़ा सा एक पार्ट न्यूमेरिकल का है जो अगले क्लास में आएगा आपके पास, छोटा सा पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा एप्लीकेशन है। बोलो जशवी। सर जो जो आप मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा ठीक है, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन अपन डिस्कस करते हैं। मैं फटाफट से मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ और अपन डिस्कस कर लेते हैं उसको। ऑडियो ऑडियो ऑफ कर ले बेटा। हाँ, रुक जा 1 मिनट, जिसके इसका कष्ट है 1 मिनट रुक जाओ, मुझे मॉड्यूल ओपन कर लेने दो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज अपने पास बचा हुआ था, कल आने वाले डिस्कस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल आने वाले हैं, डिस्कस हो रहे हैं तिवारी। इन्हीं में से कुछ आएगा, बस थोड़ा सा डेटा वेटा चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। चलो ठीक है, तो अपने पास कौन सा है थर्ड एक्सरसाइज? हाँ, थर्ड एक्सरसाइज मैं क्वेश्चन नंबर बोलते जा रहा हूँ, जहां तकलीफ हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्यूशन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कोई तकलीफ है किसी को? कल अपन काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। सॉल्यूशन अभी डिस्कस हो जा रहा है, कल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। 4 to 8, 4 से 8 में किसी को समस्या है? 4 से 8 में समस्या है, बोलो निधि। सर 6 में आंसर नहीं आ रहा सर, ये वाला लगा डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मतलब सर दोनों सॉल्वेंट तरीके मोल्स। से। सर आप एक बोले थे कि कभी कभी सॉल्यूट का मोल्स इग्नोरेबल नहीं होता है तो उसमें भी आया लगता है सर, दोनों तरीके से किया बट आंसर नहीं आया, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 22.4 ग्राम ऑफ बेंजीन, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वाज डिसॉल्व। ठीक है, तो बोलता है द सॉल्यूशन है, जब वेपर प्रेशर ऑफ 158, तो वेपर प्रेशर घट गया है। बोलता है कि गिवन दैट द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड जितना कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, तो आपको जाना चाहिए।
चलो देखते हैं जरा कैसे नहीं आया। और किसी का कोई ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर नहीं आया है? चलो देखा जाए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। एक मिनट को मैं इसको स्लाइड में ऐड कर दूं ताकि कर पाने आसान हो। ठीक है चलो। सो बोलता है, निधि ऑडियो ऑन करना तो बाबू, मैं परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है चलो। हाँ बोल रहा है कि 160 mm Hg था, 2.4 मोल डाला, 6 ग्राम एसिटिक एसिड है तो 158 हुआ। मतलब अपने पास डेल्टा पी कितना हो गया, तो 160 माइनस 158 डिवाइडेड बाई 160 इक्वल्स टू आई इंटू मोल्स। किसके मोल्स हैं, तो अपने पास हैं मोल्स हैं एसिटिक एसिड के, 0.1। तो 6/60 डिवाइडेड बाई आई इंटू 6/60 प्लस 2.4 मोल ऑफ बेंजीन है, तो 2.4 यहाँ पे सीधे ऐड कर दिया जाए, चलेगा? यस सर। है ना? इसको सॉल्व करने पे आई की वैल्यू नहीं आ रही है सर 0.3 आ रहा है, आंसर में 0.625 दिया है। 0.625 दिया, इसको भी सॉल्व करने पे नहीं आ रहा है। नहीं। चलो मैं देखता हूँ, एक बार सॉल्व करो तो सारे के सारे, एक बार सॉल्व करो इसको और मुझे आई की वैल्यू निकाल के बताओ। तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर गलत है, निकालो तो आई की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ फटाफट कैलकुलेट करो आई की वैल्यू, 6/6 और 2.4। सॉल्व किए ऐसे 0.3 आ रहा है, ठीक है 0.3 आ रहा है तो 0.3 सही है, गलत दिया हुआ है आंसर पे 0.625। सर एक बार इसका रिएक्शन लिख दीजिए तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लेंगे। क्या बोल रही है, रिएक्शन लिख दो इसका? यस सर, सेकंड पार्ट के लिए। अच्छा ओके, डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर द एसिटिक एसिड ऑफ बेंजीन। ठीक है, अपने पास ऐसे कहानी हो जाएगा, 2 एसिटिक एसिड मतलब 2CH3 COOH गिविंग CH3 COOH होल ट्वाइस, काम खत्म। अब यहाँ से ऐसे लिख लो, ये A मान लो, ये A में से X गया, ये X/2 बन गया। आप कर लेगी? सर इस रिएक्शन में बेंजीन कहीं नहीं रहेगा, बस एसिटिक एसिड का ही। क्या? अच्छा एक बात बता, सॉल्यूट अपने पास डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो, उसका बेंजीन से कोई लेना देना होता है क्या? उसको सॉल्वेंट से कोई लेना देना है? नो सर, नो सर। ठीक है चलो। अच्छा देखो यहाँ एक चीज समझो, कहाँ गई, यहाँ पे अपने पास जब आई की तू वैल्यू निकाल रही है तो तेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, मतलब एसोसिएशन हुआ होगा, 1 से ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन होता है। यस सर। तो हम यहाँ एसोसिएशन के लिख लिए, अगर मान लो यहाँ 1 से अधिक होता तो डिसोसिएशन होता, तो ये कहानी ऐसे लिखाती, हमको पता है कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट भी तो करता है, तो उसके लिए फिर तो ऐसे लिखती। सर मतलब इसी रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। नहीं, डिसोसिएट ऐसे करेगा ना, उल्टा कैसे कर देते हैं। यस यस, समझिए। ठीक है चलो, अब यहाँ से के वे का भी रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई। अगला बोलो भाई, कोई क्वेश्चन जिसमें समस्या रहा हो। कौन सा था ये? 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 तक में कोई समस्या? 5 बैक गियर में चल रही है। बोलता है 5 नंबर में 0.025
मोलर सॉल्यूशन है मोनोबेसिक एसिड का, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस एसिड, के दिया हुआ है, एज्यूम कर लेना है मोलारिटी और मोलालिटी बराबर है। ठीक है, कल्याणी ऑडियो ऑन कर तो जरा। यस सर। के क्या होता है? के ए या के एफ बोल रहे हैं? नहीं, के ए बोल रहा हूँ। के क्या होता है जो बोला है ना, के निकालने के लिए, के है क्या? पहले तो हमको ये नहीं पता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई रिएक्शन कोई फॉर्मूला अपन पढ़े जो अल्फा के साथ रिलेट होके आता है? हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। हाँ, तो अल्फा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जल्दी बताओ तो। के इक्वल्स टू मतलब 1 माइनस अल्फा। अब हमको लिखना पड़ेगा, अब हमको लिख के फिर बोलना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो के देखो ऐसे होता है, अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई सी। ठीक है, तो अगर तुझे के चाहिए तो तू अगर यहाँ पे सी तुझे दिया है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो अल्फा निकाल लेगी तो काम बन जाएगा। अल्फा निकाल लेगी तो काम बन जाएगा। अल्फा के लिए हम अगर वेंटो फैक्टर निकाल लें तो अपना अल्फा निकल जाएगा क्या? हाँ, कैसे निकलेगा? वेंटो आई निकल जाएगा तो अल्फा निकल जाएगा। आई निकल गया तो अल्फा निकल गया, तो बेटा यहाँ से तू आई निकाल सकती है, आई निकाल के तू अल्फा निकाल सकती है, और अल्फा जब निकाल लेगी तो तेरे पास क्या पूछा था? के पूछा था, के भी बता सकती है। ठीक है, हो जाएगा। मोलारिटी और मोलारिटी इसने बोला है बराबर मानना है, तो अपने को कोई टेंशन है नहीं। डन है? हाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक में और कोई समस्या किसी को? बोलो निधि। सर 8 नंबर में ये सर एक बार स्लाइड ऊपर कीजिए ना सर। 8 में ये कंपेयर करना है, तो सर बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा होगा जिसका आई ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो सर यूरिया और केसीएल दोनों 2 आ जा रहा है, मतलब दोनों का सेम आ जा रहा है, एक बार आप देखें ना। यूरिया डिसोसिएट ही नहीं करता। यूरिया का I1 होगा, केसीएल का I2 होगा, क्योंकि सर केसीएल यूरिया डिसोसिएट नहीं सर, NH2 और केसीएल, वो NH2 और केसीएल का सर सेम ही आ जा रहा है, 2 NH2 2। कहाँ दिया है? सर NH2 दिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर CH4N2OF। सर वही हम यूरिया को सर हम डिसोसिएट करते तो उसी का सेम आ गया था सर। यूरिया का मतलब ये होता है इसका CH4N2 फॉर्मूला, होता है ना। NH2CONH2। सर तो वही हम इसको CNO माइनस प्लस NH4 प्लस में डिसोसिएट कर देते, दोनों सेम आ जा रहा यूरिया ग्लूकोज ये दोनों डिसोसिएट नहीं होते। अगर ऑर्गेनिक में तुमको मान लो एसिड वेसिड नहीं दिया है, एसिड नहीं दिया है, ठीक है, तो और कोई दूसरा कंपाउंड ऑर्गेनिक का दे दिया है, तो तुम मान के चलो कि डिसोसिएशन उसमें ना के बराबर होगा। और कोई था। सर उठपटांग दिया तो यूरिया ना का 1 ले लेंगे। 1, तो ये 1 आई हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यस सर। सर एक 9 बता दीजिए। ठीक है, चलो। सो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है x ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कल फिर अरे ओजस्वी कहाँ गई? डाउट कौन सा था ओजस्वी? सर वो एक्सरसाइज 1 और 2 में डाउट। अच्छा 1 और 2 में डाउट है, इसको मैं बता दूं फिर बताता हूँ। बोलता है x ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड लिया है, इज डिसॉल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ 0.05 मोलर NaCl। ठीक है, बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 4.1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बताना है, एज्यूम दैट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl आइडियल फ्यूजन। इसमें क्या दिक्कत है? सीधे फॉर्मूला लगा, पाई इक्वल्स टू ICRT, काम खत्म। कहाँ गई? निधि, यस सर। पाई इक्वल्स टू ICRT नहीं लगा सकती है? सर किए थे बट सर नहीं आया था।
सुनो ध्यान से देखो, बोलता है कि x ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, उसको डाला गया, मोलर मास उसका 200 है, डिसॉल्व किया गया 1 लीटर ऑफ 0.0 m NaCl। ठीक है, बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया दैट इज 4.1। अच्छा तूने क्या, अच्छा एक बात बता, जो तूने लिखा है पाई इक्वल्स टू ICRT लगा, उसमें C की वैल्यू क्या डाल, क्या C की वैल्यू कैसे रखती है? 0.05 इसे रखे थे। तो तूने उससे क्या निकाला, तेरे को x निकालना था ना, ऐसे ध्यान दे। देखे यहाँ पे कैसे लगाएगी इक्वेशन को, इसलिए तो फिर नहीं समझ आया x को कैसे रिलेट करे, तो छोड़ दी। पाई इक्वल्स टू, ऐसे लगाओ, पाई इक्वल्स टू C होता है, तो C को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपने पास सॉल्यूशन का 1 लीटर R इंटू टी। चलो ये मोल्स में ऊपर में क्या लिखेगी, 1 लीटर 0.5 मोलर, यहाँ से मोल्स आ जाएगा NaCl का, ऑडियो ऑन रखो, सर आ जाएगा मोल्स कितना हो जाएगा, तो मैं देखो मैं 0.5 0.5, लेकिन उसको 0.5 लिखे, 0.05 2 इंटू 0.05 लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि आई NaCl का 2 होता है। आई 2 होता है, गुड, प्लस इस भाई के मोल्स कितने आएंगे, तो x अपॉन 200, अब हो जाएगा। सर वो क्या किए प्लस? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स कहाँ से आएगा, तो NaCl से भी आएगा और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट से भी आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर समझ गया, हो जाएगा। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 9। कोई होमवर्क में कोई क्वेश्चन है, होमवर्क का कोई क्वेश्चन है? होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा। थर्ड नंबर, होमवर्क का थर्ड नंबर बोलता है एसिटिक एसिड जो है एसोसिएट होता है बेंजीन में, डाइमर हो जाता है, डाइमर का मतलब होता है 2 मिल जाते हैं। 1.65 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को 100 ग्राम बेंजीन में डाला गया तो बॉइलिंग पॉइंट 0.36 से राइज हुआ, वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना। तो सेम कहानी है ना बेटा, इसमें आई निकाल और फिर अल्फा निकाल, नहीं निकाल सकती है। सर एक बार अप्रोच देख लीजिए सर इसका, ये वो जो आप एसोसिएशन का इक्वेशन लिखे थे 2CH3COOH वही वाला रहेगा। बिल्कुल, तो सर यहाँ से I2 माइनस अल्फा बाई 2 आया था, उसके बाद डेल्टा टीवी इज इक्वल टू IKB मोलालिटी वाले फॉर्मूला पे पुट किए तो I 0.51 आया और अल्फा 0.745 आया, बट आंसर में ये नहीं दिया है। जो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था 2 वाला, वो 2 वाला सेम वही लगाया था। यस सर। यहाँ पे तेरे पास क्या होगा, एसिटिक एसिड ले 2 है, ये डाइमराइज होके A2 बन जा रहा है, ये मान ले A लिया, ये क्या हो जाएगा A1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा A अल्फा बाई 2, आई बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को जैसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। डन है? यस सर डन है। हाँ 1 माइनस, अब इसको तू पुट कर ले, तेरे पास यहाँ से अल्फा तुझे क्या चाहिए, आई तुझे निकल जाएगा, अल्फा तू निकाल ले, काम खत्म। डन है, चलो। सर वो एक बार चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मेरा भी आंसर वही आ रहा है 0.51 आई का वैल्यू। सेम ऐसे ही किया था। हाँ सर अल्फा तो मैं आई तो मैच कर जाएगा, 0.519 दिया आंसर में तो चलेगा 0.51, लेकिन अल्फा मैच नहीं कर रहा है। ये कैसे हुआ, 1 माइनस अल्फा बाई 2 मैच नहीं कर रहा है अल्फा की वैल्यू? आंसर में दिया है आई का वैल्यू 0.512 और हम लोग का 0.51 है, तो सर आप ही 1 माइनस अल्फा बाई 2 कीजिए ना, अल्फा 0.97 नहीं आ रहा है। तो कैलकुलेशन है गया वो, तो फिर अब उसमें क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0.51, ये है ना। यस सर, आंसर के अकॉर्डिंग 512 है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो तू यहाँ से अल्फा निकाल ले, अब जो आ रहा है सो आ रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक सेकंड, जो तेरे आया उसका डबल दिया है क्या आंसर, या उसका हाफ दिया है? निधि जो आया है आंसर उसका डबल दिया है या हाफ दिया है, ऐसा कुछ है क्या? अल्फा की जो वैल्यू आई है
नो सर, इस केस में नहीं है, पिछले केस में था सर। डबल या हाफ वाली कहानी थी। हाँ देखो एक्चुअल में क्या है ना, इसने एरर दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो इसका एरर क्या है, वो डबल और हाफ का जो लोचा हुआ मैं समझाता हूँ क्या है। देखो होता क्या है कि अपने को जब इक्वेशन लिखते हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन का, किसी का भी इक्वेशन जब लिखते हैं, सो अगर मान लो आपने ऐसे ले लिया कि 2a गिविंग a2 और यहाँ ले लिया 1 माइनस 2 a माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ पे ले लिया a अल्फा, ये हो गया 1 माइनस 2 अल्फा और ये ले लिया a अल्फा। ये समझ में आ रहा है? देखो इसमें से 2 अल्फा उड़ाया तो इसमें a अल्फा ले लिया, तो इस केस में जो अल्फा की वैल्यू आएगी ना वो पिछले वाले का डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये कहानी इशू हो सकता है, पर हम कभी भी जब हम लेते हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन, यहाँ आइडियली लेना चाहिए हमेशा अल्फा, 2 अल्फा नहीं लेना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया होगा, इसलिए वो गलत आ रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। जब क्वेश्चन कभी भी आएगा तो वो अल्फा लेके देगा, 2 अल्फा लेके सॉल्व नहीं किया जाएगा। डन है सर, निधि? वो यस सर, वो जो पहला क्वेश्चन ही था 6 नंबर, उसमें जब केवल मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ही आई लिए थे, नीचे में केवल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिए थे, तो आधा आंसर आ रहा था। अच्छा, सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिए थे? हाँ, मतलब डिनोमिनेटर में केवल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेने पे दोनों? आंसर आधा आ रहा था। तो गलत हो गया ना सर फिर मतलब तो। फॉर्मूला ये होता है ना, INS बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हाँ हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो हाँ सर तो उस फॉर्मूला पे करने से आई जो आंसर में दिया था उसका आधा आ रहा था। हाँ, तो इसका मतलब उसने सीधे पहले तो फॉर्मूला लगाया, तो वो थोड़ा सा एरर है, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन आप मान रहे हो तभी आंसर आ रहा है ना, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं मान रहे हो तो पहले तो नहीं आ रहा है। दूसरी चीज कि वो आधा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अल्फा लिया है और उसने 2 अल्फा लेके सॉल्व किया है। बात समझे? सर लेकिन एग्जाम में ऑप्शन अल्फा के अल्फा, अकॉर्डिंग रहेगा ना। एकदम अल्फा के अकॉर्डिंग रहता है हमेशा। हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर इसमें कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 तक में कोई तकलीफ है? सर 6 का भी एक बार अप्रोच देख लीजिए, इसका भी आंसर